हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। एक्जिया आईएएस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज 23 जनवरी है, स्पेशल डे है, नेताजी का जन्मदिन है। तो सभी देशवासियों को मैं एक्जिया आईएएस एकेडमी की तरफ से नेताजी के जन्मदिन पर हार्दिक बधाई देता हूं। और इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि नेताजी का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, ओके, उनके जो भी कंट्रीब्यूशन थे फ्रीडम स्ट्रगल में, ओके, फिर उनका जो भी आइडिया था रिगार्डिंग हमारा पॉलिटी, फिर सोसाइटी, हमारा इकोनॉमी, ओके, तो वो भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। और गांधी जी और जो नेताजी थे उनके बीच में कौन कौन से डिफरेंसेस थे, ओके, कहाँ पे वो अलाइन कर रहे थे, इन चीजों के बारे में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट रहेंगे, और ये कैसे हमारे डिफरेंट जो पोर्शन है सिलेबस के उसको कैसे कनेक्ट कर रहा है वो देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला टॉपिक। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो बात करता है रिगार्डिंग मार्को रूबियो मीट्स जयशंकर कॉल्स फॉर टॉक विथ इंडिया ऑन इलीगल माइग्रेशन। तो इलीगल माइग्रेशन का जो इशू है उसके रिगार्डिंग जो भी पॉलिसी चेंजेस किए गए हैं यूएसए में उसको लेके ये चर्चा है। ओके, तो मीटिंग बिटवीन यूएसए एंड इंडिया। तो यूएसए एंड इंडिया के बीच में अभी जो भी मीटिंग हुआ है हाल फिलहाल में, ओके, तो उसमें डिस्कस किया गया है इश्यूज ऑफ इलीगल माइग्रेशन, बायलैटरल टाइज, इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन, इन विषय के ऊपर। ओके, एम्फसाइज ऑन एडवांसिंग इंडो यूएस रिलेशन। तो कैसे इंडो यूएस रिलेशन को और एडवांस किया जा सकता है। ओके, और जो ग्लोबल इश्यूज है लाइक माइग्रेशन एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, उसको कैसे और स्ट्रेंथन किया जा सकता है। ओके, तो की इमिग्रेशन इशू है। तो आप सभी जानते हैं कि रिसेंटली यूएस रिवोक कर चुका है जो बर्थ राइट सिटीजनशिप दिया जाता है। ओके, तो हमारे जो भी H1B वीजा होल्डर है जो इमिग्रेंट कर चुके हैं यूएस में, उनका जो भी उनको उनको जो भी बच्चे बर्थ होंगे उनको अभी क्या है, पहले की तरह सिटीजनशिप नहीं प्राप्त होगा। ओके, तो ये मुद्दे अभी क्या है, चर्चे में है। तो ये एग्जाम के लिहाज से क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। तो कैसे इन मुद्दों में, ओके, डिस्कशन ऑन फोस्टरिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ओके, एड्रेसिंग इलीगल माइग्रेशन कंसर्न को कैसे एड्रेस किया जाएगा। ओके, इसमें क्या पॉजिटिव्स रहेंगी, नेगेटिव्स रहेंगी, ये सभी चीजें जानना जरूरी हो जाएगा एग्जाम के लिहाज से। ओके, फिर आपका इसमें फोकस ऑन क्वाड कोऑपरेशन। ओके, सो क्वाड की भी मीटिंग होने वाली है फाइनेंशियल मिनिस्टर लेवल में। तो उन मीटिंग्स के बारे में डिस्कशन होगा। फिर लीडर समिट के बारे में डिस्कशन होगा। ओके, और फिर जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स में इन्वॉल्विंग चाइनास असर्टिवनेस, ओके, उसके बारे में डिस्कशन रहेगा। ओके, तो कैसे इंडो पैसिफिक को फ्री किया जा सकता है, ओके, चाइना के इन्फ्लुएंस से, उस रिगार्डिंग डिस्कशंस होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो भी टॉपिक है कैसे रेलेवेंट है फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। ओके, तो प्रीलिम्स में किस तरह का क्वेश्चंस बन सकता है इन फ्यूचर। ओके, तो चलिए देखते हैं उससे रिगार्डिंग ये क्या बात करता है। तो ओके, तो जनरल स्टडी पेपर 1 के लिहाज से आप करंट अफेयर्स में यूएस इंडिया रिलेशंस, इलीगल जो माइग्रेशन का इशू है उसको आपको डिस्कस करना होगा, अच्छी तरह से समझना होगा। ओके, इंटरनेशनल रिलेशन में क्वाड समझना होगा, इंडो पैसिफिक समझना होगा, फिर यूएस चाइना जो डायनामिक्स है, ओके, वो समझना होगा, जो भी ट्रेड वार्स चल रहे हैं उसको समझना होगा। ओके, फिर जनरल स्टडी पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर देखें, ओके, स्पेशली फ्रॉम पॉलिटी एंड गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू, इमिग्रेशन लॉज के बारे में, ओके, फिर आपका बर्थ राइट सिटीजनशिप का जो मुद्दा अभी उभर के आया है उसके बारे में, फिर जो डिपोर्टेशन पॉलिसीज यूएसए लेने वाला है उसके बारे में भी आपको ये समझना जरूरी हो जाता है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। फिर मेंस के लिहाज से देखें तो आप जनरल स्टडी पेपर जो 2 है, इंडिया एंड द वर्ल्ड, ओके, तो इसका इंडियाज बायलैटरल रिलेशन विद द यूएसए, ओके, इसको आपको प्रिपेयर करना जरूरी हो जाता है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ क्वाड एंड इंडो पैसिफिक। तो इंडो पैसिफिक और क्वाड का क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। ओके, क्वाड कैसे इंडो पैसिफिक को आपका नेविगेशन के लिए फ्री रखना चाह रहा है, चाइना के इन्फ्लुएंस से फ्री रखना चाह रहा है, उस रिगार्डिंग ये चीजें हमें जरूरी हो जाती है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में आप जो रोल ऑफ ब्रिक्स है उसको आपको प्रिपेयर करना जरूरी हो जाता है। ओके, क्वाड इन ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स। नेक्स्ट है आपका जेएस पेपर 3 के लिहाज से देखा जाए तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी इलीगल माइग्रेशन है
वो चाहे माइग्रेशन इंडिया में हो या फिर यूएसए में हो या फिर किसी अदर यूरोपियन नेशन में हो या फिर किसी भी कोने में किसी भी देश में हो। ओके, वो क्या करता है, हमारे इंटरनल सिक्योरिटी में थ्रेट लाता है। तो उस लिहाज से इन चीजों को समझना जरूरी हो जाता है। इसमें तो यूएसए का जो माइग्रेशन इशू है उसको डिस्कस किया गया है, लेकिन आप इससे एक लिंक ले सकते हैं कि इंडिया में भी जो माइग्रेशन इश्यूज देखे गए हैं, जैसे रोहिंग्या जो क्राइसिस है उसके वजह से जो भी इलीगल माइग्रेशन हुए हैं, बांग्लादेशी जो माइग्रेशन है, तो इन चीजों को क्या है हम अच्छी तरह से हमें समझना होता है। ये टॉपिक डिस्कस करते ही बाकी जो भी इसके साथ लिंक्ड और अदर टॉपिक हो सकते हैं उसको भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें समेट के समझ सकते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट है आपका डिपोर्टेशन इम्पैक्ट ऑन इंडिया यूएस रिलेशन। तो जो भी डिपोर्ट किया जाने वाला है यूएसए से, ओके, इंडिया के जो भी माइग्रेंट्स है, तो उनका क्या इम्पैक्ट होगा इंडिया यूएस रिलेशन में। ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ में ये कैसे हैम्पर करेगा, ठीक है। फिर ग्लोबल चैलेंजेस इसमें क्या क्या देखे जा सकते हैं, तो यूएस चाइना का जो टेंशन है एंड देयर इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया। तो यूएस चाइना के बीच में जो भी ट्रेड रिलेटेड टेंशंस देखे जाते हैं, जियोपॉलिटिक्स रिलेटेड टेंशन देखे जाते हैं, उनका क्या इम्पैक्ट सीधा सीधी इंडिया के ऊपर पड़ सकता है। उसमें पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हमें दोनों साइड देखने हैं। ओके, क्या एडवांटेजेस रहेंगे, क्या डिसएडवांटेजेस रहेंगे, ताकि हम एग्जाम में इन चीजों को क्या कर सके, लिख सके अच्छी तरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट है एससी क्रिटिसाइज्ड असम गवर्नमेंट ओवर डिटेंशन सेंटर्स। ओके, समन चीफ सेक्रेटरी। तो ये डिटेंशन सेंटर को लेके ये मुद्दा आया है। तो इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा है असम गवर्नमेंट को कि जो डिटेंशन कैंप है उनमें जो भी लोगों को डिटेन किया गया है, ओके, तो वो डिटेन किए गए लोगों का जो भी वहाँ का लिविंग कंडीशन है वो बहुत ही खराब है। ओके, तो आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लाइफ के बारे में कहता है। और जो राइट टू लाइफ है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए ही है। ओके, इसको एक्सटेंड किया गया है टू एवरीवन। ओके, तो इसीलिए क्या हो जाता है, उस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एससी सुप्रीम कोर्ट का क्या डायरेक्टिव है, ओके, और ये कोर इशू क्या है कि जो है कि वायलेशन ऑफ डिटेनिस राइट्स। तो डिटेन जिनको किया गया है उनका राइट्स वायलेशन हो रहा है, वहां पे लैक ऑफ हाइजीनिटी है, फूड का क्वालिटी का एक कंसर्न है। ओके, तो ये सभी चीजें क्या है डिटेंशन सेंटर में लैकिंग देखी गई है। तो उसी के रिगार्डिंग एससी का क्वेश्चन है टू असम गवर्नमेंट। ओके, तो ये कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, अगर देखें तो जनरल स्टडीज पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ओके, तो इसमें ये पेपर 1 नहीं पेपर 2 होगा पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सिटीजनशिप लॉ क्या क्या है, ओके, फॉरेनर्स एक्ट 1946 क्या है, इलीगल माइग्रेंट डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल्स एक्ट क्या है। ओके, तो ये सभी चीजें हमें समझनी जरूरी हो जाती है। जनरल पेपर अगेन अगर जीएस पेपर 2 के लिहाज से देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स के बारे में क्या कहता है, स्पेशली आर्टिकल 21 के बारे में, राइट टू लाइफ के बारे में क्या कहता है, क्योंकि ये जो भी आर्टिकल है उसमें ये राइट टू जो लाइफ है उसके रिगार्डिंग ये बात करता है। ओके, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज क्या क्या है, फिर आप देखें मेंस के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगेन जीएस पेपर 2 गवर्नेंस एंड पॉलिसी के लिहाज से, ओके, जुडिशरी एंड राइट्स के लिहाज से, फिर इंडिया बॉर्डर एंड इमिग्रेशन पॉलिसी कैसे लिए गए हैं। ओके, फिर आपका इंटरनल सिक्योरिटी जीएस पेपर 3 के लिहाज से भी ये क्या है इंपॉर्टेंट हो हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इन अ फर्स्ट अ ट्राइबल किंग फ्रॉम केरला टू अटेंड रिपब्लिक डे पैरेड इन दिल्ली। तो केरला का एक ट्राइब है जिसका जो किंग है वो रिपब्लिक डे को पैरेड को अटेंड करने वाले हैं। ओके, केरला गवर्नमेंट ने उनको इनवाइट किया है। तो इससे क्या है, हम इसका हिस्टोरिकल इवेंट हमें जानना होता है। जैसे रमन राजा मन्नन, द हेड ऑफ द मन्नन ट्राइबल कम्युनिटी एंड द ओनली ट्राइबल किंग इन केरला। ओके, तो ओनली ट्राइबल किंग है जो मन्नन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो उनको पहली बार के लिए दिल्ली का जो रिपब्लिक डे पैरेड है उसमें शामिल होने के लिए इनवाइट किया गया है। तो ये क्या होता है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है। ओके, जो मन्नन कम्युनिटी है वो आपका इडुकी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ के बफर जोन में उन लोग रहते हैं। ओके, और ओनली कम्युनिटी है साउदर्न इंडिया में जिनको रूल किया जाता है बाय अ ट्राइबल किंग। ओके, तो इसमें आपके उनके कल्चरल जो भी प्रैक्टिसेस है वो हमें जानना जरूरी हो जाता है। फिर गवर्नमेंट का रोल क्या है, ओके, वो भी हमें जानना जरूरी हो जाता है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव।
नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये मेंस के पर्सपेक्टिव से कैसे इंपॉर्टेंट होगा जनरल स्टडीज पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें इंडियन सोसाइटी में हम ट्राइबल कम्युनिटी का रोल पढ़ते हैं इंडिया के कल्चरल फैब्रिक में। ओके, तो वो सारी चीजें हमें समझनी जरूरी हो जाती है। फिर क्या क्या चैलेंजेस ट्राइब्स फेस कर रहे हैं टू प्रिजर्व इन प्रिजर्विंग देयर ट्रेडिशन इन दी मॉडर्न एरा, तो मॉडर्न एरा में वो कैसे अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस है, वो सभी चीजें हमें डिस्कस करनी जरूरी होती है क्योंकि इन लाइंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओके, फिर ज्योग्राफी के लिहाज से देखें तो ट्राइबल का सेटलमेंट पैटर्न कैसा है, एरियाज कौन से है, ओके, कनेक्शन कैसा है बायोडाइवर्सिटी के साथ, ये सभी चीजें जाननी जरूरी हो जाती है। जनरल स्टडी पेपर 2 के लिहाज से देखें तो गवर्नेंस में कौन कौन से स्कीम्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, इनिशिएटिव फॉर ट्राइबल वेलफेयर। ओके, सो SC ST का डेवलपमेंट के लिए क्या क्या स्कीम्स लिया गया है, ओके, कैसे इंक्लूसिविटी प्रोवाइड किया गया है, ये हम ये सभी चीजें हमें समझनी जरूरी हो जाती है। फिर आपका जनरल स्टडी 3 के लिहाज से कैसे ट्राइबल कम्युनिटी का रोल कैसा है कंजर्वेशन कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी में। ओके, चैलेंजेस ऑफ डेवलपमेंट इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन। ओके, तो क्या क्या चैलेंजेस है जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है वहां पे अगर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लिए जाए तो क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले हमें अंडमान निकोबार का जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसमें सोम्पेन ट्राइब के ऊपर ये कैसे इम्पैक्ट डालेगा, ओके, एनवायरनमेंट के ऊपर ये कैसे इम्पैक्ट डालेगा उसके रिगार्डिंग पढ़ा था। तो आप देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर का जो हमारा इम्पोर्टेंस है एग्जाम में बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम न्यूज़पेपर से क्या है हमारे फाउंडेशनल लर्निंग को हम जोड़ सकते हैं और एक हम लोग रास्ता देख सकते हैं या फिर एक फॉरकास्टिंग कर सकते हैं कि इन फ्यूचर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या है न्यूज़पेपर का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसीलिए क्या है आपको फर्स्ट हैंड न्यूज़पेपर खुद से पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो हम सभी आर्टिकल्स आपको यहाँ पे समझा देते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। ओके, तो आप इन्हीं चीजों को क्या है आपके अंदर इंटरनलाइज करना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं जनरल स्टडीज पेपर 4 एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इंक्लूसिविटी एंड रेस्पेक्ट फॉर बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो कैसे रेस्पेक्ट फॉर बायोडाइवर्सिटी लाया जा सकता है और इंक्लूसिविटी को इंश्योर किया जा सकता है ट्राइबल कम्युनिटी का। ओके, तो गवर्नमेंट का क्या एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है टुवर्ड्स मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग फ्लैगशिप स्कीम फॉर गर्ल चाइल्ड हैज हेल्प्ड डिफीट बायस। तो मोदी जी ने ये बोला है रिगार्डिंग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के बारे में कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है उसको 2015 में लिया गया और उसका जो एम था एड्रेसिंग डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो, ओके, एंड प्रमोट वुमेन्स एम्पावरमेंट, तो उसमें ये स्कीम बहुत दूर सफलता प्राप्त कर चुकी है। ओके, तो इसमें जो भी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखे गए हैं स्पेशली जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो में पीछे थे। ओके, तो उसमें से आप नेशनल सेक्स रेशियो इंक्रीज फ्रॉम 918 टू 930। ओके, तो 930 तक इंक्रीज हो गया है। एनरोलमेंट रेट्स जो है सेकेंडरी एजुकेशन में स्पेशली गर्ल्स का वो बढ़ा है फ्रॉम 55 टू 78। ओके, जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होती है वो 61 से बढ़ के 97.3 तक पहुंच गई है। ओके, तो इसमें जो भी की फीचर्स है वो मेंशन किए गए हैं। ओके, तो फोकस किया गया है ऑन एनफोर्समेंट ऑफ आपका PCPNDT एक्ट। ओके, जो प्री सेक्स डिटर्मिनेशन को ऑफेंस डिक्लेयर करता है। ओके, और सेक्स डिटर्मिनेशन को एक पिनल ऑफेंस की तरह देखता है ताकि जो भी हमारा गर्ल फेटिसाइड है उसको रोका जा सके। ओके, advocacy and awareness campaign in 100 district with critical child sex ratio. Okay, multi-sectoral approach involving health, education, social welfare departments. Okay, government commitment क्या क्या है, ओके, इस जो भी स्कीम है इसका क्या इम्पैक्ट है, तो ये सभी चीजें हम जान सकते हैं। तो क्या इम्पैक्ट पड़ा है कि जो लोगों का एक एटीट्यूड है, ओके, गर्ल्स को लेके उसमें चेंजेस आए हैं, बिहेवियरल चेंजेस आए हैं। तो इससे आप क्या है इसको एथिक्स से लिंक कर सकते हैं कि कैसे जो भी स्कीम है वो कैसे अवेयरनेस जनरेट करती है लोगों के बीच, कैसे उनका जो एटीट्यूडनल चेंजेस लाता है, बिहेवियरल चेंजेस लाता है। ओके, तो उसके बारे में आप एग्जाम के GS पेपर 4 से लिंक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये GS पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है, सोशल इश्यूज रिगार्डिंग टॉपिक। ओके, फिर आपका करंट अफेयर्स में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का क्या की इनिशिएटिव है फॉर CSR एंड वुमेन एम्पावरमेंट। ओके, GS पेपर 2 में आप गवर्नेंस कैसे वेलफेयर स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कर रही है, लॉ एंड एक्ट क्या है, PCPNDT एक्ट है, ओके, कैसे ये कर रही है फीमेल फर्टिसाइड को। ओके,
जनरल स्टडी पेपर 1 के लिहाज से इंडियन सोसाइटी में जेंडर डिसपैरिटीज कितने देखे गए हैं। ओके, सोसाइटल डेवलपमेंट में इसका क्या इम्पैक्ट है। आप ये जो भी चीजें इसमें मेंशन की गई है ना, आप देख सकते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन इसी टॉपिक में से आते हैं। ओके, तो ये सिलेबस का पार्ट है। तो इसीलिए क्या है, जो भी सिलेबस में जो भी चीजें हमें दी गई हैं उसको हमें अच्छी तरह से प्रिपेयर करना बहुत जरूरी होता है। और प्रिपरेशन में हमारा पहला जो स्टेप होता है वो हमें जो फाउंडेशनल लर्निंग है, ओके, सारे कॉन्सेप्ट्स को समझना है, जीएस पेपर 1 2 3 4, और उसके बाद उनको समझने के साथ ही पैरेलली हमें न्यूज़पेपर से चीजों को वैल्यू एडिशन करना है। ओके, ताकि हमारा जो प्रिपरेशन है वो हॉलिस्टिक हो सके। ओके, तो ये सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, नेशनल हेल्थ मिशन has carved several public health concerns, says Centers report. ओके, जो नेशनल मिशन ऑन हेल्थ है, ओके, जिसका दो कंपोनेंट है, एक रूरल कंपोनेंट है, एक अर्बन कंपोनेंट है, तो वो कैसे क्या कर रहा है, आपका अचीवमेंट पा रहा है, सक्सेस पा रहा है, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। ओके, तो कैसे जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है वो घट चुका है, ओके, 90s के तुलना में, तो वो सभी चीजें इसमें डिस्कस की गई है। ओके, तो इसके रिगार्डिंग आप क्या है, इन स्कीम्स को जो भी हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उसमें आप सब्सटेंशिएट कर सकते हैं, या फिर सीधा सीधी कभी इसमें इसी में से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि सक्सेस ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन, ओके, क्या है। तो इसमें आपका जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो घटा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो घटा है, टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो भी घटा है। तो ये हमारे लिए क्या है, एक अच्छा साइन है। तो हमारा जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसको हमें अचीव करना है बाय 2030, तो उसमें भी क्या होगा, ये हेल्पफुल होगा। ओके, नेक्स्ट आप ये सभी चीजें इसमें मेंशन की है, अलाइंड विथ ग्लोबल गोल, जैसे अभी मेंशन किया एसडीजी गोल के बारे में, ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, वो देख सकते हैं क्या की अचीवमेंट्स है। जैसे हेल्थ सिस्टम में रेजिलियंस लाया गया है ड्यूरिंग इमरजेंसीज, ओके, इंटीग्रेटेड रेस्पॉन्स लिया गया है टीबी के लिए, अनीमिया के लिए, ओके, अदर इन्फेक्शियस डिजीज के लिए, वो सभी चीजें आप समझ सकते हैं। फिर जीएस पेपर 1 के लिहाज से इंडियन सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस रूरल और अर्बन एरियाज में देखे गए हैं, उसको कैसे मिटिगेट किया जा रहा है, कि स्टेट का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि स्पेशली जो हेल्थ का सब्जेक्ट है वो हमारे 7 शेड्यूल में आपका स्टेट लिस्ट में है। ओके, और यूनियन कैसे सपोर्ट कर रहा है स्टेट्स को, वो भी जानना जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। फिर जीएस पेपर 2 गवर्नेंस के लिहाज से, ठीक है ना, फिर इंटरनेशनल रिलेशंस के लिहाज से हम देख सकते हैं एसडीजी को कनेक्ट करके। ओके, फिर आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिहाज से देख सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या है, हेल्थ का अच्छा होना बहुत जरूरी है। लोग जब हेल्दी होंगे तो ही हमारा ह्यूमन रिसोर्सेस हेल्दी होगा, ह्यूमन रिसोर्स जब हेल्दी होगा तभी वो क्या कर सकते हैं, इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन है वो दे सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिहाज से कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है इनहेंसिंग हेल्थ केयर डिलीवरी अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। ओके, फिर आप डिजास्टर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं कि हमको जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करना है। क्यों स्ट्रेंथन करना है, आपने देखा होगा कि कोविड-19 में कैसे हेल्थ इमरजेंसीज अराइज हुए थे। ओके, तो उस ये क्या होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आप देख सकते हैं एथिक्स पेपर जीएस 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से, पब्लिक हेल्थ एंड एथिक्स। तो एथिक्स में क्या हो जाता है कि कैसे हम यूनिवर्सल हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, हेल्थ में कैसे हम इंक्लूसिविटी ला सकते हैं, और जो हेल्थ सेक्टर में जो भी आपके इनइक्वालिटीज है उसको कैसे हम एड्रेस कर सकते हैं, ताकि जो हेल्थ है वो सबके लिए अफोर्डेबल हो, एक्सेसिबल हो। ओके, तो चलिए नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग स्पेस टेलीस्कोप के बारे में। ओके, तो जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है और चंद्रा एक्सरे टेलीस्कोप है, उन्होंने जो डिस्कवरी है लीड 568, उसका डिस्कवरी किया है, और वो कैसे फंक्शन कर रहा है लीड 568। ओके, कैसे जो जायंट मासेस है उसको कैसे निगल रहा है, उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है फ्रॉम आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। ओके, तो चलिए इसका कैसे कनेक्शन है जीएस पेपर के साथ वो देखने की कोशिश करते हैं। तो प्रीलिम्स जीएस प्रीलिम्स के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ओके, जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में, चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी के बारे में। ओके, ठीक है ना, और फिर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी लेना है, फिजिक्स का अंडरस्टैंडिंग अबाउट ब्लैक होल। ओके, फिर आपको जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो
इसका करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल एडवांसेस में आपको एडवांसेस इन स्पेस साइंस एंड देयर इम्प्लीकेशंस आपको समझना जरूरी हो जाता है। फिर मेंस में हम ज्योग्राफी में ये पढ़ते हैं कि यूनिवर्स और गैलेक्सी का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ओके, कॉस्मिक फेनोमेना को हम समझते हैं और उनका इम्पैक्ट समझते हैं अर्थ के ऊपर। ओके, फिर अब जनरल स्टडीज पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिहाज से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन कौन से अचीवमेंट्स वर्ल्ड लेवल में देखे गए हैं और इंडिया लेवल में देखे गए हैं। ओके, तो ये सभी चीजें आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अबाउट टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटीज। ओके, तो ये बात करता है रिगार्डिंग आपका डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के बारे में। ओके, कि कैसे जो एमएनसीज है वो अपने प्रॉफिट को टैक्स हेवन में शिफ्ट करके कैसे टैक्स से बच बच जाती है। ओके, तो ये क्या करता है, डेवलपिंग नेशंस के लिए कंसर्न है, क्योंकि जो टैक्स है वो इवेड कर दिया जाता है बाय एमएनसीज, अवॉइड कर दिया जाता है बाय एमएनसीज, जिसके लिए देश को क्या होता है, नुकसान झेलना पड़ता है। तो इसमें एक नया क्लॉज इंट्रोड्यूस किया गया है बाय सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट। ओके, तो प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट में क्या किया जाएगा कि जो भी एमएनसीज है, ओके, या फिर जो भी इंडिविजुअल्स है, वो अपने जो भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उस ट्रांजैक्शन का क्या पर्पस है, क्या वो प्रॉफिट शिफ्टिंग के लिए कर रहे हैं, वो देखना जरूरी हो जाएगा। अगर पर्पस गलत रहा तो उसमें एक्शन लिया जाएगा। ओके, तो ये नया डेवलपमेंट है, तो इसको समझना जरूरी हो जाता है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसी में आपको क्या है, राउंड ट्रिपिंग क्या है, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कैसे काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी चीजें हमें समझनी जरूरी हो जाती है। इसके अलावा टैक्स हेवन क्या होता है वो कॉन्सेप्ट हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि ये जनरल स्टडी पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या है। ओके, इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज कैसे लिए जाते हैं। ओके, फिर आपका जनरल स्टडी पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए टैक्स रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है टू मेजर टू एंड मेजर्स टू कर्व टैक्स इवेजन। तो टैक्स इवेजन को कैसे आपका कर्व किया जा सकता है, तो उसी रिगार्डिंग ये चीजें हमें पढ़नी जरूरी हो जाती है। फिर आपका गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कल भी हमने देखा था कि ओईसीडी कैसे जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स है उसका कॉन्सेप्ट लेके आई है। ओके, तो वो भी इसके साथ समझना जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। तो ये ओईसीडी जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स लेके आया है उसका रीजन क्या है, यही रीजन है कि जो भी एमएनसीज है वो क्या कर रही है, जो अपना प्रॉफिट है वो शिफ्ट कर रही है, टैक्स को अवॉइड कर रही है, टैक्स हेवन में जाके बस रही है। तो उसी चीजों को कर्व करने के लिए ग्लोबल मिनिमम टैक्स का जो आइडिया है वो प्रपोज किया गया है बाय ओईसीडी। ओके, तो इसके साथ क्या है, लिंक है, कल वाला जो टॉपिक डिस्कस किया था आज के साथ लिंक है। तो इसीलिए क्या है, आपको डेली जो न्यूज़पेपर है उसको पढ़ना जरूरी है। ओके, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि आपने जो भी आपका फाउंडेशनल लर्निंग है वो आपने स्ट्रॉन्ग रखा है। ओके, चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। सो व्हाट इज यूएसएस न्यू रूल फॉर एक्सपोर्टिंग एआई चिप। तो जो एआई चिप एक्सपोर्ट रिगार्डिंग बातें हैं उसमें क्या किया है, यूएसए ने नए रेगुलेशंस लाए हैं एक्सपोर्टिंग को लेके। ओके, कि जो भी उनका एआई चिप एक्सपोर्ट होगा डिफरेंट नेशंस को, उसमें क्या किया है उन्होंने, टायर के हिसाब से कंट्रीज को बांट दिया है कि ऐसे देश को जो एआई चिप का डबल यूज करते हैं। तो डबल यूज कैसे किया जा सकता है, सिविलियन पर्पस एज वेल एज फॉर मिलिट्री पर्पस। तो उसी चीजों को क्या है, रेगुलेट करने के लिए एआई चिप रिलेटेड जो एक्सपोर्ट है उसमें यूएसए रेगुलेशंस लेके आया है। ओके, तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है और सभी चीजें इसमें हमने मेंशन की है। तो ये प्रीलिम्स के लिहाज से कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो रिसेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसेंट एडवांसमेंट इन एआई एंड देयर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ओके, तो क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लिए गए हैं। ओके, फिर कैसे इंटरनेशनल पॉलिसीज जो है इम्पैक्ट कर रही है ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड को, ये समझना जरूरी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारे मेंस के लिहाज से अगर देखें तो इंटरनेशनल रिलेशन में इम्पैक्ट ऑफ यूएस टेक्नोलॉजी पॉलिसीज ऑन ग्लोबल ट्रेड एंड इंडिया। तो स्पेशली इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी हमें समझना जरूरी हो जाता है। ओके, तो अभी जो भी एआई रेगुलेशन लिए गए हैं बाय यूएसए, ओके, उनके एआई एआई चिप एक्सपोर्ट में, तो वो इंडिया को कैसे इम्पैक्ट करेगा वो समझने जरूरी हो जाते हैं। ओके, चलिए समझते हैं अगला टॉपिक। इज द गवर्नमेंट एनकरेजिंग क्रॉसपैथी। ओके, तो क्रॉसपैथी क्या होता है कि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है जो
समझ लीजिए कि एलोपैथी में क्वालिफाइड है। तो एलोपैथी वाला जब होम्योपैथी के लिए ट्रीटमेंट सजेस्ट करेगा या फिर जब होम्योपैथी वाला एलोपैथी दवा भी सजेस्ट करेंगे, उसी को कहा गया है क्रॉसपैथी। तो ये जो क्रॉसपैथी है, ये एक मतलब बहुत ही मतलब कंसर्निंग मुद्दा है कि जो प्रैक्टिशनर समझ लीजिए कि होम्योपैथी में एक्सपर्ट है, तो वो कैसे एलोपैथी मेडिसिन सजेस्ट कर सकता है, क्योंकि उसने उसमें कोई नॉलेज नहीं लिया है। लेकिन क्या है, इसमें स्पेशली बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इशूड अ डायरेक्टिव अलाउिंग होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर who completed a certificate course in modern pharmacology to prescribe allopathic medicines। तो जो मॉडर्न फार्माकोलॉजी का नॉलेज रखते हैं, जो होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर है, उनको क्या कर दिया गया है, एलोपैथी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करने के लिए भी उनको अलाउ कर दिया गया है। तो इसी रिगार्डिंग क्या है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसके रिगार्डिंग एक केस फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, सॉरी नॉट सुप्रीम कोर्ट, इन हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट। ओके, तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो पास्ट में भी क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट देखे गए हैं, इंक्लूडिंग दी पूनम वर्मा वर्सेस अश्विनी पटेल केस, जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरिफाई किया है कि जो क्रॉसपैथी है उसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। ओके, ये इसको एक मेडिकल नेग्लिजेंस की तरह भी देखा जा सकता है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। तो इसी के साथ हमें क्या है, ये आर्टिकल जब आया है तो हमें आयुष के बारे में भी समझना है। ओके, क्योंकि हमारे देश में क्या है, शॉर्टेजेस ऑफ डॉक्टर देखे गए हैं। जो पेशेंट और डॉक्टर का रेशियो है वो बहुत कम है, और स्पेशली अगर रूरल एरिया में देखें तो डॉक्टर्स की बहुत कमी है। इसीलिए क्या है, आपका आयुष स्कीम भी लिया गया है, जिसमें आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी प्रमोट किया गया है। तो जो शॉर्टेजेस ऑफ डॉक्टर है, ओके, तो वो क्या कर सकते हैं, जैसे कि अब आप समझ लीजिए कि गांव में कोई होम्योपैथी डॉक्टर है, तो कोई पेशेंट आया है, वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, और उस समय उसको तो योगा नहीं करा सकते हैं, या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन से उसको उस क्रिटिकल समय पे ठीक नहीं किया जा सकता है, तो उसके लिए एलोपैथी जरूरी होता है। तो अभी एलोपैथी मेडिसिन देने के लिए वो सक्षम नहीं होंगे। लेकिन ये जो अलाउ कर दिया है बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट, तो उसमें ये चीज देखा गया है कि जो शॉर्टेजेस है उसको मीट करने के लिए, और जो हेल्थ नीड है रूरल एरियाज के, उसको मीट करने के लिए ऐसा स्टेप्स लिया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे हेल्थ में गैप्स है, ओके, स्पेशली रूरल एरियाज में। तो उसी चीजों को टैकल करने के लिए इस तरह का आपका स्टैंड लिया गया है। लेकिन ये स्टैंड क्या है, आपके जो रूल्स है, जो रेगुलेशंस है और जो गाइडलाइन है भाई सुप्रीम कोर्ट, ये उसके अगेंस्ट है। ओके, तो इन फ्यूचर इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो रेगुलेशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, सेंटर एंड स्टेट रोल इन पब्लिक हेल्थ। ओके, क्या रोल है सेंटर और स्टेट का? ओके, क्योंकि हेल्थ जो है वो क्या है, स्टेट लिस्ट में है अंडर 7 शेड्यूल। ओके, तो ये सभी चीजें हमने आपको मेंशन कर दी गई है, तो आप ये देख सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिहाज से इनोवेशन इन हेल्थ केयर डिलीवरी एंड अल्टरनेटिव मेडिकल मेडिसिन सिस्टम को कैसे यूज किया जा सकता है। ओके, तो ये सभी चीजें हमें समझनी जरूरी हो जाती है। तो क्या रेगुलेटरी चैलेंजेस है इन दी हेल्थ केयर सेक्टर? ओके, क्रॉसपैथी को क्या क्या अलाउ किया जा सकता है? ओके, अगर अलाउ किया जा सकता है तो उसमें कितने लिमिटेशंस रहेंगे? तो ये सभी चीजें हमें समझनी जरूरी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक बात करता है रिगार्डिंग आपका एविएशन इंसिडेंट्स के बारे में, इन स्पेशली इन कंफ्लिक्ट जोन में। ओके, तो जब जियोपॉलिटिकल टेंशंस देखे जाते हैं, तो उस टेंशन में क्या होता है, दो देश आपका वार में है, जैसे रशिया यूक्रेन है, तो उस एरिया का जो भी एयर स्पेस है वो बहुत हॉस्टाइल रहता है, और उसमें जो भी सिविलियन एयरक्राफ्ट जाते हैं, तो ये बहुत रिस्की हो जाता है कि कई जो दो देश वार में है वो कहीं सिविलियन एयरक्राफ्ट को आपका टारगेट ना कर ले। ओके, और जो देश युद्ध में है, तो वो उनको ये भी समझ में नहीं आता है कि जो सिविलियन एयरक्राफ्ट आ रहा है वो एक्चुअली सिविलियन एयरक्राफ्ट है, या फिर वो एयरक्राफ्ट आपका मतलब मिलिट्री पर्पस में इस्तेमाल किया जा रहा है। ओके, तो इस सभी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से क्या होता है, आपका ये कॉन्फ्लिक्ट जोन में एविएशन एक्सीडेंट देखा जाता है, स्पेशली सिविल एविएशन एक्सीडेंट्स। ओके, तो इसमें सारे हिस्टोरिकल आपके जो शॉट डाउन किए गए थे उनके बारे में भी मेंशन किया गया है, जैसे कोरियन एयरलाइंस फ्लाइट 007 को शॉट डाउन किया गया था बाय रशियन फाइटर प्लेन। तो ये जरूरी नहीं है कि जो शॉट डाउन किया गया है वो मतलब उन्होंने जानबूझ के ही किया है, ये कभी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी हो सकता है कि ये शायद एनिमी का वार प्लेन है। ओके,
तो इसी चीजों के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो थ्रेट्स इन कन्फ्लिक्ट जोन कैसे रह सकता है, ओके, इंडिया का इसमें क्या रेस्पॉन्स है, ठीक है ना, फिर चैलेंजेस क्या क्या है, तो ये सभी चीजें आप देख सकते हैं। ये सब वन लाइनर है, आप इसको पढ़ते ही समझ जाएंगे। ओके, फिर ये क्या हो जाता है, अभी जैसे ये मुद्दा लगभग कुछ दिनों से न्यूज़पेपर में है। ओके, तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आप प्री और मेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, ओके, क्या रूल्स है रिगार्डिंग सिविल एविएशन, तो ये सभी चीजें भी आपको देखनी जरूरी हो जाती है। ओके, ओके, चाइनास मूव मस्ट रिकास्ट इंडियाज क्रिटिकल मिनरल पुश। तो इसमें भी क्या है, अभी चाइना ने भी जो भी क्रिटिकल मिनरल होते हैं, ओके, तो क्रिटिकल मिनरल क्या होता है, आज के जो मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल जो चीजें हैं, जैसे आपका बैटरीज हो गया, ओके, फिर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एयर स्पेस हो गया, फिर सेमीकंडक्टर हो गया, उसमें ये क्रिटिकल मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। तो अभी थोड़े पहले जैसे देखा कि एआई जो भी चिप है उसमें अमेरिका ने रेगुलेशंस लाया है, ठीक उसी तरह चाइना भी क्या कर रही है, क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर एक्सपोर्ट में रेगुलेशंस लेके आई है। तो ये क्या हो जाता है, इंडिया जैसे देशों के लिए, हमारे जैसे देशों के जो इकोनॉमी है, जो इनोवेशन है, उसके ऊपर क्या होता है, इम्पैक्ट होता है। तो इस आर्टिकल में इसी बारे में डिस्कस किया गया है, ये जो भी हम चैलेंजेस फेस करेंगे अभी बिकॉज ऑफ दिस रेगुलेशन ऑन क्रिटिकल मिनरल, तो इसमें हमारा स्टेप्स क्या होगा, पहला तो हमें इम्पैक्ट देखना होगा कि ये हमें इम्पैक्ट करेगा हमारा इकोनॉमी को, हमारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को, हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट को। ओके, तो उसमें अभी हम इसको कैसे टैकल कर सकते हैं, ठीक है ना, तो हमारे देश के अंदर कौन कौन से क्रिटिकल मिनरल्स पाए जाते हैं, उसको कैसे खोज निकालना है, ओके, उसके लिए गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स लिए हैं, तो इसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। ओके, जैसे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड टू सिक्योर ओवरसी इन्वेस्टमेंट इन क्रिटिकल मिनरल्स कैसे किया जा रहा है, फिर माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023 क्या कहता है, तो ये सभी चीजें हमें समझनी जरूरी हो जाती है। ओके, फिर क्या क्या चैलेंजेस है, ये सभी यहाँ पे मेंशन किए हैं, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। फिर ये प्रीलिम्स के लिहाज से कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको मैं एक दो पॉइंट बताना चाहूंगा इसमें। जैसे ज्योग्राफी में हमें ये पढ़ना होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स इन इंडिया, कि कहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन देखा गया है क्रिटिकल मिनरल्स का, और इसके साथ भी अदर जो भी मिनरल्स है उसके बारे में भी क्या है, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं पास्ट ईयर्स में, यूपीएससी में हो या फिर अदर स्टेट पीसीएस में। तो उस लाइन में आपको क्या करना है, जो भी ज्योग्राफिकल लोकेशंस है उसको भी आपको मैप करना है, ओके, ताकि आप क्वेश्चन अच्छी तरह से करेक्टली अटेम्प्ट कर पाए। फिर करंट अफेयर्स भी आपको देखना हो जाता है कि जैसे रिसेंट डिस्कवरी किया गया है रियासी डिस्ट्रिक्ट में, ओके, लिथियम का लिथियम डिस्कवर्ड हुआ है, तो वो कैसे हमें मदद करेगा, ओके, हमारे क्रिटिकल मिनरल का जो नीड है उसको पूरा करने में। तो ये सारी चीजें हमें क्या है समझनी जरूरी हो जाती है। ओके, प्रीलिम्स के लिहाज से हो, मेंस के लिहाज से हो, ठीक है ना। प्रीलिम्स में क्या है, इन फैक्ट को भी हमें याद रखना होता है, और मेंस में हमें मेनली इसको कॉन्सेप्चुअली समझना है, और उसी के साथ ये जो भी हमारे फैक्ट है उसको हमें सब्सटेंशिएट करना होता है, ठीक है ना। तो ये सभी चीजें हमने यहाँ पे मेंशन की है कि गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन में इम्पैक्ट क्या है, क्या होगा चाइना का जो मिनरल पॉलिसी है, ओके, उसके रिगार्डिंग आपको समझना है, कैसे हम पार्टनरशिप कर सकते हैं टू सिक्योर आपका क्रिटिकल मिनरल्स, ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो भी क्रिटिकल मिनरल्स है उसका क्या रोल रहेगा, ओके, क्योंकि आज के जमाने में जो क्रिटिकल मिनरल है वो बहुत जरूरी है फॉर आपका सेमीकंडक्टर, जैसे अभी मेंशन किया था सेमीकंडक्टर, एयर स्पेस, ओके, फिर आपका जो भी एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें, एयर स्पेस में, ओके, तो ये सभी चीजें आप इससे समझ सकते हैं, ठीक है ना। फिर एनवायरनमेंट के लिहाज से भी क्या है, ये जरूरी हो जाता है, जैसे सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस फॉर क्रिटिकल मिनरल, जो भी हम माइनिंग प्रैक्टिसेस करेंगे, जो भी हम क्रिटिकल मिनरल को एक्सप्लॉइट करेंगे, उसका क्या है, सस्टेनेबल माइनिंग होना चाहिए, कि ये एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा डैमेजिंग है वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो वही चीजें हम इससे समझ सकते हैं। नेक्स्ट है अबाउट मेंटल हेल्थ, ओके, तो कुछ ही दिन पहले हमने देखा था कि यूजीसी का एक गाइडलाइन था, वो कैसे हायर एजुकेशन में मेंटल हेल्थ को ठीक करने की बात करता है, कैसे मेंटल हेल्थ को हमें ठीक करना है उसके रिगार्डिंग, ओके, फिर कैसे आपका अभी रिसेंट इस डिस्कशन में गवर्नमेंट के क्या क्या मतलब आपके इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, तो वो चीजें हमें देखना जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। तो आप इन फ्यूचर ये मेंटल हेल्थ के ऊपर एक क्वेश्चन आप
एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली इन जीएस पेपर 1 एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आपका जीएस पेपर 4 में। ओके, प्लस ऐसा नहीं है, ये जीएस पेपर 2 में भी पूछा जा सकता है कि मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए या फिर मेंटल हेल्थ रिगार्डिंग कौन कौन से आपके एक्ट है या फिर पॉलिसीज या फिर स्कीम्स लिए गए हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं मेंटल हेल्थ एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ओके, तो मेंटल हेल्थ का क्या इंपॉर्टेंस है, हम सभी को पता है कि हम अगर मेंटली हेल्दी नहीं रहे तो हम फिजिकली भी हेल्दी नहीं रहेंगे और हमारा जो भी गोल है लाइफ में वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। और देखा जा रहा है कि आजकल का जो डिजिटल जमाना है, इस डिजिटल जमाने में लोग क्या है, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इन सब से जूझ रहे हैं। जो एक पास्ट के जमाने में जब डिजिटल एरा नहीं था तब ये सारी चीजें, ये जो भी समस्याएं हैं, ये ज्यादा नहीं देखी गई थी, क्योंकि आज के समय में क्या है, मटेरियलिज्म हो आपका, ओके, कंज्यूमरिज्म हो, ये सभी चीजें बढ़ रही है। ओके, लोगों के एक्सपेक्टेशंस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि वो फुलफिलमेंट के बाहर चला गया है। ओके, तो इसीलिए क्या है, फिर सोसाइटी का जो एक्सपेक्टेशन है वो भी आज के जमाने में बहुत बढ़ गया है, फैमिली का एक्सपेक्टेशन भी बहुत बढ़ गया है। तो ये सभी चीजें क्या है, हमें बहुत परेशान करती है, ये आप हो, मैं हो या और कोई भी हो। तो इसके लिए क्या है, हमारे मेंटल हेल्थ में हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ताकि हम आज के समय पे अपने जो भी मेंटल स्टेबिलिटी है उसको बनाए रख सके, ठीक है ना। तो चलिए, तो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, जैसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स सॉल्व के पहले देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सभी चीजें हमें आज के जमाने में देखी जाती है। ओके, फिर इंडिया का जो मेंटल हेल्थ सिस्टम है उसमें क्या क्या गैप्स है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, रेगुलेटरी गैप है। ओके, तो इन सभी चीजों को क्या है, टेकल करना है। इसमें मेंशन कर दिया गया है कि क्या रेगुलेटरी चैलेंजेस है, लैक ऑफ रेगुलेशन है। तो साइकोलॉजिस्ट जो है, साइकाइट्रिस्ट जो है, उनको क्या है, उनका जो भी प्रोसीजर है ट्रीटमेंट का, उसमें रेगुलेशन की कमी देखी गई है, ठीक है ना। तो ये सभी चीजों को हमें समझना जरूरी हो जाता है। कैसे रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लाइसेंसिंग। ओके, साइकोलॉजिस्ट को लाइसेंस देता है बाय आरसीआई, लेकिन क्या है, उनका जो काउंसलिंग और थेरेपी प्रैक्टिसेस है उसको रेगुलेट नहीं करता है। तो ये सभी चीजें क्या है, रेगुलेट करनी बहुत जरूरी हो गई है आज के समय पे। ओके, तो ये सभी चीजें आप समझ सकते हैं। हमारे पास समय बहुत कम है, तो मैं जितना हो सकता है ऊपर से ही आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो कैसे फ्रेगमेंटेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, ओके, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के बीच में। फिर मेंटल हेल्थ केयर एक्ट लिया गया है 2017 में, वो क्या प्रोविजन रखता है। ओके, प्रपोज्ड क्या क्या सोल्यूशन है, तो जो रोल है वो डिफाइन करना है साइकोलॉजिस्ट और साइकाट्रिस्ट के बीच। ओके, तो हमें लगता है कि साइकोलॉजिस्ट और साइकाट्रिस्ट सेम होते हैं, लेकिन सेम नहीं होते हैं, इनका दोनों का काम अलग होता है। क्योंकि साइकोलॉजिस्ट जो है वो टॉक थेरेपी देता है और साइकाट्रिस्ट जो है वो टॉक थेरेपी प्लस आपका मेडिसिनल थेरेपी भी देता है। तो ये सभी चीजों को हमें समझना जरूरी हो जाता है। ओके, तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है वो देखना जरूरी हो जाता है। फिर अवेयरनेस जो है वो उसको बढ़ाना जरूरी है। ओके, बाकी ये कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सोशल, ये एक सोशल इशू है तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, करंट डेवलपमेंट के बारे में पूछे जा सकते हैं। गवर्नेंस में रोल क्या है गवर्नमेंट का, ओके, कैसे पॉलिसीज लिए जा रहे हैं, कैसे सोशल जस्टिस को इंश्योर करना है। ओके, जो भी लोग मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं उनको कैसे ठीक करना है। तो तभी क्या है, सोशल जस्टिस लाया जा सकता है। तो हम क्या है, मेंटल हेल्थ को पहला तो इसको कंसीडर ही नहीं करते हैं कि मेंटल हेल्थ टाइप का कुछ हो भी सकता है। हमको हम सभी को यही पता है कि बस फिजिकल हेल्थ नाम का ही कुछ होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और मेंटल हेल्थ रिगार्डिंग जो भी इश्यूज है उसको लोग जाहिर भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लोग स्टिग्मेटाइज कर देते हैं। ओके, तो इन सभी चीजों को दूर करना है। ओके, हमारे एटीट्यूड और बिहेवियर में चेंजेस लाने हैं रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ। ओके, तो बाकी सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है। टैक्सिंग फॉर ग्रोथ, तो ये आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग कि कैसे जो हमारा टैक्स रेट है उसको घटाना है। ओके, और जो टैक्स नेट है उसको बढ़ाना है, ठीक है ना। कि अभी जो हमारा आपका टैक्स नेट है, तो अप्रोक्सीमेट 8 to 10% लोग जो है टैक्स पे करते हैं, लेकिन ये नेट कितना होना चाहिए, अबाउट 23% होना चाहिए। ओके, तभी क्या है, गवर्नमेंट की जो भी फिजिकल दुविधाएं हैं, फिजिकल पॉलिसी में जो भी चैलेंजेस है उसको टेकल किया जा सकता है।
ओके, और गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है उसको अच्छा से जनरेट किया जा सकता है, क्योंकि रेवेन्यू जनरेट होगा तभी क्या है, जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाया जा सकता है, और जब कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तभी क्या है, देश में ग्रोथ आएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। ओके, तो ये सभी चीजें प्रॉब्लम जो भी है ये सॉल्व होगी। ओके, और गवर्नमेंट अच्छी तरह से स्पेंडिंग कर पाएगा सोशल सेक्टर्स में, जैसे कि आपका हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया। ओके, जैसे आपका बाकी जो भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे रोडवेज है, रेलवेज है। ओके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी हो जाता है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसके लिए क्या है, गवर्नमेंट का अर्निंग अच्छा होना जरूरी है, और अर्निंग अच्छा होने के लिए जो टैक्स का रेट है वो ज्यादा होने से क्या है, लोग टैक्स को अवॉइड करते हैं, तो रेट को घटा के आपका जो टैक्स नेट है उसको बढ़ाना है, कि ज्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाना है। ठीक है ना? तो इसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है, तो आप ये देख सकते हैं, सभी इसमें मेंशन कर दिए गए हैं। अगेन ये क्या है, डिफरेंट पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएस पेपर 2, 3, ओके, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंक्लूडिंग जीएस पेपर 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नेक्स्ट है इंडियाज ईयर ऑफ रिफॉर्म्स इन डिफेंस। ओके, तो 2025 को हमने डिक्लेयर किया है एज आपका ईयर ऑफ रिफॉर्म इन डिफेंस सेक्टर। ओके, तो ये आर्टिकल भी बात करता है कि कैसे हमारा जो डिफेंस सेक्टर है उसको और रोबस्ट बनाया जा सकता है, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में, कैसे हम जो है हमारा इंपोर्ट जो है उसको घटा के हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। ओके, और कैसे डिफेंस सेक्टर में हम आत्मनिर्भरता पा सकते हैं। ओके, तो इसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है, तो कैसे हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका बूस्ट कैसे किया जाएगा, वही सजेशंस इसमें दिए गए हैं, जैसे जीएसटी घटाना है, प्रोडक्शन जो लिंक इंसेंटिव है उसको देना है। ओके, तो यही चीजें इसमें मेंशन की गई है, आप देख सकते हैं। तो शायद मैं जब से एनालिसिस को डिस्कस कर रहा हूँ, मुझे जितना तक याद है ये 4-5 नंबर आर्टिकल है जो डिफेंस रिलेटेड, मतलब डिफेंस में कैसे रिफॉर्म्स लाने हैं, कैसे डिफेंस में आत्मनिर्भर बनना है, उसके रिगार्डिंग बात कर रहा है। तो इससे आप ये चीज तो अपने एंड से समझ ही सकते हैं कि न्यूज़पेपर कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और स्पेशली आप खुद पढ़ना, आपको खुद को पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो हम इतनी सारी आर्टिकल्स इसीलिए लेके आते हैं, क्योंकि ताकि 2-3 आर्टिकल से आपका जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट नहीं हो सकता है। ठीक है ना? क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो मुद्दे हैं वो छूट जाते हैं, तो इसीलिए जरूरी है कि ये जो भी ये मुद्दे हैं आप इसको अच्छी तरह से देखें। इससे पहले फिर इसमें देखिए विकसित भारत 2047 के बारे में भी मेंशन किया है। तो इससे पहले हमने बहुत सारे आर्टिकल कवर किए हैं, जैसे विकसित भारत 2047 पाने के लिए क्या है, सिर्फ एक सेक्टर में हम बूम करेंगे तो नहीं होगा। ओके, जैसे हमने इससे पहले जो भी आर्टिकल देखे उसमें हमने देखा था कि कैसे हमारा जो हेल्थ सेक्टर है उसको डेवलप किया जा सकता है, कैसे एजुकेशन को डेवलप किया जा सकता है, कैसे एग्रीकल्चर को डेवलप किया जा सकता है, आज देखा फिर कैसे डिफेंस को डेवलप किया जा सकता है। तो विकसित भारत बनने के लिए क्या है, ये जो भी सारी हमारे सेक्टर्स है, ओके, और जो भी एस्पेक्ट है सभी एस्पेक्ट को लेके चलना है, डेवलप करना है, वरना हम विकसित भारत नहीं बन सकते कि सिर्फ डिफेंस में ही हमने सफलता हासिल की है, हेल्थ पीछे रह गया, एजुकेशन पीछे रह गया, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, तो वैसे नहीं होगा। ओके, तो हमें क्या है, सारे सेक्टर्स पे, सारे एस्पेक्ट्स पे ध्यान देना होगा। ओके, तो इसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। चलिए आगे देखते हैं, प्रीडेटोरी कॉलोनियल लेगेसी ऑफ द ब्रिटिश राज। ओके, तो ये आर्टिकल बात करता है कि कैसे जो कॉलोनियल लेगेसी है वो हमारे देश में देखी गई है, कैसे हमारे देश को एक्सप्लॉइट किया गया बाय कॉलोनियल पावर्स। तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है, कैसे हमारा ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ। ओके, कैसे हमारा सोसाइटी में जो डिवाइड एंड रूल है वो आया, कैसे आज तक हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए जूझ रहे हैं। ओके, कैसे हमारा इकोनॉमी एक समय पे मैन्युफैक्चरर इकोनॉमी हुआ करता था जो आज इंपोर्टर इकोनॉमी में तब्दील हो गया है, और कैसे आज हम कोशिश कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर बन सके। ओके, कैसे जो वो लेगेसी है उस लेगेसी में जो भी बुरी चीजें रह गई है उसको रिफॉर्म करके कैसे हम 2047 तक, जो पहले का एक भारत था, डेवलप भारत बिफोर ब्रिटिशर्स, आपको पता होगा कि लगभग वर्ल्ड का जो 20% इकोनॉमी का शेयर था वो इंडिया का था। ओके, 20% से भी ज्यादा, तो उन्हीं चीजों को क्या है हमें इस आर्टिकल से समझना होगा। ओके, कि कॉलोनियल पावर आने से पहले हम कैसे आत्मनिर्भर थे, उसके बाद कैसे हमारा जो सेल्फ रिलायंस था वो खत्म हो गया, हम एक कॉलोनी बन के रह गए, और कॉलोनियल मास्टर्स का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट था सिर्फ वही फुलफिल किया हमने। ओके, क्योंकि उनके पॉलिसीज ही वैसे थे, और 1947 के बाद हमने कैसे इन सभी चीजों को ओवरटर्न करने का कोशिश किया, और कैसे हमने गोल रखा है कि बाय 2047 हम एक फिर से आत्मनिर्भर भारत बन सके। ओके,
तो इसी के बारे में ये चीजें मेंशन की गई है। तो ये आप देख सकते हैं कि लोग बोलते हैं कि पेपर में क्या है, हम हिस्ट्री नहीं जान सकते। पेपर से भी क्या है, हम हिस्ट्री जान सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीजें जो है आपके साइलोस में नहीं आती है, ठीक है ना। कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है। आज का हम जो विकसित भारत पाना चाहते हैं बाय 2047, ओके, तो वो गोल हमने क्यों सेट किया है, क्योंकि एक समय पे हम विकसित थे, ओके, बिफोर आपका जब कॉलोनियल पावर्स जब एंटर किए, उससे पहले हम आत्मनिर्भर थे, विकसित थे, मैन्युफैक्चरर इकोनॉमी थे, ओके, वर्ल्ड में हमारा बहुत सारा सामान एक्सपोर्ट होता था। तो वो सभी चीजों को क्या है, आज के दिन में हम फिर कैसे रिवाइव कर सकते हैं, ओके, तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो पूरा पास्ट पहले हमें जानना है। तो आपने अगर हिस्ट्री अच्छे से पढ़ा होगा तो ये सभी चीजें उसी रिगार्डिंग बात की है, ओके। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये कैसे इंपॉर्टेंट है फ्रॉम डिफरेंट पेपर्स पर्सपेक्टिव, वो आप देख सकते हैं। फिर है प्रायोरिटीज फॉर द बजट स्पीच। तो क्या प्रायोरिटी होना चाहिए बजट स्पीच में, क्योंकि अभी बजट आने वाला है। तो उस बजट में अभी इसमें मेंशन किया गया है कि द फाइनेंस मिनिस्टर्स अपकमिंग बजट स्पीच विल लार्जली फोकस ऑन पब्लिक एक्सपेंडिचर प्रपोजल्स, कि कैसे गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाने वाली है, और उसी के रिगार्डिंग क्या होगा, जो स्पीच रहेगा 70% उसी पे बेस रहेगा। लेकिन इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, उसके रिगार्डिंग कुछ स्पीच होगा या नहीं होगा। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में हम कैसे ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं, ठीक है ना, कैसे जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हमारा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उसको कर सकते हैं। तो इस रिगार्डिंग हमें चर्चा करना होगा बजट में। तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है कि माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में ज्यादा ध्यान देना है जो भी स्पीच होगा उसमें, ओके। तो इसमें की कॉन्सेप्ट क्या है कि देखे गए हैं आपका, हमारा जो भी, ओके, डिक्लाइन इन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में हमारा डिक्लाइन देखा गया है। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट हमारा क्या है, डिक्लाइन कर रहा है। तो ये प्राइवेट सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग का जो डिक्लाइन है, ये हमने पास्ट पेपर्स में भी एनालिसिस में भी कवर किया है, ओके। तो ये सभी कैसे हमें ग्रोथ बढ़ाना है, और ग्रोथ बढ़ाने के लिए कैसे डिमांड जो है उसको बढ़ाना है, तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। फिर टैक्सेशन के बारे में अभी देखा था हम लोगों ने, ओके। फिर प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ कैसे इंक्रीज करना है, जैसे जो भी एमएसएमई है उसको क्रेडिट एक्सेस देना है, क्योंकि एमएसएमई का जो रोल है हमारे देश के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, हमारे एक्सपोर्ट में, वो बहुत ज्यादा है, ओके। कैसे इन्वेस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग करना है, ओके। फिर फाइनेंस मिनिस्टर का फोकस क्या होना चाहिए, इन्फ्लेशन मैनेजमेंट में होना चाहिए, ओके। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो हमारे देश में है, ओके, लार्ज स्केल में इनइक्वालिटी है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट में ये एक हर्डल है, तो उसको कैसे एड्रेस किया जाए, और कैसे ये इम्पोर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, वो भी चीजें हमें यहाँ पे मेंशन कर दी है। तो चलिए अगला टॉपिक बात करता है रिगार्डिंग इंडिया जियो इकोनॉमिक प्लेबुक फॉर ट्रम्प 2, ओके। तो इसमें स्पेशली जो भी अमेरिका का पॉलिसी होगा, ओके, द पोटेंशियल री इलेक्शन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप इन द यूएस पोजेस चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया जियो इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी। तो जो भी ट्रंप साहब का पॉलिसी रहेगा, वो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी हो, या फिर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हो, ओके, या फिर चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी हो, तो वो कैसे हमें इम्पैक्ट करेगा पॉजिटिवली और नेगेटिवली, उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो क्या हमारे की इम्पैक्ट्स हो सकते हैं ट्रम्प साहब के जो भी पॉलिसीज है, जैसे H1B वीजा रिलेटेड क्या इशू हो सकते हैं, ओके। सप्लाई चेन में कैसे डिसरप्शन आ सकता है, डॉलर स्ट्रेंथन होने से हमारा इकोनॉमी में क्या असर पड़ सकता है, ठीक है ना, इंपोर्ट में क्या असर पड़ेगा, कैपिटल आउटफ्लो कैसे होगा, ये सभी चीजें हमें समझनी जरूरी हो जाती है, ओके। तो ये हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है, ओके। इंडिया स्ट्रैटेजिक रेस्पॉन्स कैसे रहेगा, चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी में हम कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। ब्रिक्स एंड एनर्जी सिक्योरिटी, ये कैसे हमें मदद करेगा, ओके। तो ये सभी चीजें हम समझ सकते हैं इस आर्टिकल से। तो ये कैसे इंपॉर्टेंट होगा फ्रॉम जीएस पेपर 1 पर्सपेक्टिव, हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सभी को लिंक करके समझना जरूरी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट टॉपिक बात करता है रिगार्डिंग व्हाई इंडिया नीड्स एंड मस्ट सेलिब्रेट इट्स वेल्थ क्रिएटर्स, ओके। तो आज के समय में ऐसा एक ट्रेंड देखा जा रहा है कि जो भी वेल्थ क्रिएटर्स है उसको हमारा सोसाइटी क्रिटिसाइज करता है, लेकिन पास्ट में या फिर एंशियंट हिस्ट्री में देखा गया है कि वेल्थ क्रिएशन अगर एथिकल वे से किया गया है तो ये कैसे सिन नहीं है, ओके। वेल्थ क्रिएशन हमारे देश के लिए अच्छा है, हमारे सोशियो इकोनॉमिक
जो भी कंडीशंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है और कनेक्ट करता है विथ हमारा जो एंशिएंट इथोस है रिगार्डिंग वेल्थ क्रिएशन, उसके बारे में बात करता है कि वेल्थ जो क्रिएशन है वो अपने आप में बुरा नहीं है। क्योंकि जब जो भी आपके बिजनेसमैन होते हैं वो जब भी नया प्रोजेक्ट्स लगाते हैं तो प्रोजेक्ट लगाते ही क्या होता है, देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, एसेट क्रिएशन होता है, सरकार को टैक्स हासिल होता है, उस टैक्स से सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए डिफरेंट स्कीम्स लिए जाते हैं। तो इसीलिए क्या है, जो वेल्थ क्रिएशन है उसको एक सीन की तरह नहीं देखना चाहिए। तो जैसे हमारे एंशियन अगर कल्चरल पर्सपेक्टिव देखा जाए तो जैसे हम एक टर्म यूज करते हैं शुभ लाभ। ओके, तो ये एम्फसाइज करता है एथिकल वेल्थ क्रिएशन को, जो किसको बेनिफिट करता है, हर इंसान को बेनिफिट करता है। तो आज टाटा साहब थे, ओके, तो उन्होंने जो भी टाटा फैमिली थी उन्होंने जो भी बिजनेसेस डेवलप किए तो उसके वजह से आप देख सकते हैं कि पूरा देश का एक क्या है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में इसने मदद किया। पहला तो ये जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग है देश के अंदर ही हुआ। ओके, हमें एक्सपोर्ट जो है उसमें लाभ मिला, हमें इंपोर्ट हमने हमारा घट गया, जो देश का जो इनकम था देश में रह गया और बाहर से भी इनकम देश में आया, लोगों को हमने एम्प्लॉयमेंट दी, वो जो भी जगह है उस जगह का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। ठीक है ना। तो ये सभी चीजें आप देख सकते हैं कि ये चीजें अपने आप में बुरी नहीं है, कैपिटलिज्म अपने आप में बुरा नहीं है अनटिल इसका मतलब हम पॉजिटिव साइड को लेके चले। तो जब तक हम इसका पॉजिटिव साइड लेके चले और नेगेटिव साइड को छोड़ दें, ओके, तब तक ये क्या है, बहुत ही एक अच्छा सिस्टम है। ओके, तो ऋग्वेदा और तिरुकरल जो आपका तमिल टेक्स्ट है उसमें क्या किया गया है, वेल्थ क्रिएशन को एक वर्चुअस एक्टिविटी बताया गया है। ओके, फिर चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें भी क्या किया गया है, मार्केट एंड ट्रेड एज ड्राइवर्स ऑफ प्रोस्पेरिटी, तो कैसे प्रोस्पेरिटी समृद्धि ला सकता है जो वेल्थ क्रिएशन है वो उसके बारे में कहा गया है। और ये जो भी इथोस है वो नेहरूवियन सोशलिज्म के आपका मतलब इसका कॉन्ट्रास्ट में है, नेहरूवियन सोशलिज्म के जो भी आइडियाज थे उनके कॉन्ट्रास्ट में ये आइडिया है। ओके, क्योंकि नेहरूवियन सोशलिज्म देखा जाए तो कैपिटलिज्म को ये आपका अपोज करता था। ओके, तो इकोनॉमिक इसमें जो भी चीजें अभी मेंशन की वही बातें फिर से लिखी गई है, जैसे इकोनॉमिक मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ बिजनेसेस क्या होता है, जैसे जब भी बिजनेसेस डेवलप होते हैं, ओके, तो ये एम्प्लॉयमेंट सिर्फ एम्प्लॉयमेंट ही जनरेट नहीं करता है, शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देता है, क्रेडिटर सप्लायर एम्प्लॉयर को पैसे मिलते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, वही चीजें इसमें मेंशन की गई है। ठीक है ना। तो ये सभी चीजें आप समझ सकते हैं फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। ओके, तो ये आर्टिकल भी मुझे बहुत अच्छा लगा, आप अपने ओर से भी पढ़ लीजिएगा। आज जितने भी आर्टिकल्स थे स्पेशली ये आर्टिकल मुझे बहुत ही पसंद आया। ओके, तो इसी के साथ आज का जो भी डिस्कशन है वो कंप्लीट होता है। कल फिर मिलेंगे कुछ डिफरेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमसे। कल फिर मिलेंगे। अलविदा।